Welcome to Inside Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. सबस्टेशन इक्विपमेंट वायरिंग सीरीज में आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर कूलिंग कंट्रोल और उसमें हम देखेंगे एसी सप्लाई सिलेक्शन बाय द कूलर कंट्रोल। सबस्टेशन के बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं इस चैनल पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप हमारी चैनल विजिट करेंगे तो आपको उसमें सब वीडियोस मिल जाएंगे जो कि टेस्टिंग के बारे में है, सिटी टेस्टिंग, ट्रांसफार्मर टेस्टिंग, फिर वायरिंग के लिए है, फिर बैटरीज के लिए है, तो आप वो रिफर करिएगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो ड्राई टाइप और ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर होते हैं, और ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसमें भी क्या होता है कि अलग अलग टाइप के कूलिंग मेथड्स होती है, और ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो हमारे वेरी क्रूशियल इक्विपमेंट होते हैं और कॉस्टली भी होते हैं, तो उसकी जो मेंटेनेंस होती है वो अच्छी से होनी चाहिए। ऑयल कूल्ड जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसमें जो कूलिंग मेथड है वो अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे कि ONAN, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, ऑयल फोर्स एयर नेचुरल एंड ऑयल फोर्स एयर फोर्स। ये पूरा किस तरह से होता है वो हमने पिछले वीडियो में समझाया हुआ है। हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें एयर फोर्स, ऑयल फोर्स जो ट्रांसफार्मर रहते हैं उसमें एक कूलिंग कंट्रोल बॉक्स होता है, और उस बॉक्स में हमारे OTI, WTI वो कनेक्ट रहते हैं। तो होता क्या है कि जब भी कोई एक टेम्परेचर पे OTI या तो WTI पहुंच जाए तो ऑटोमेटिकली हमारे फैंस और कूलिंग पंप ऑन होते हैं, और फिर से अगर टेम्परेचर डाउन हो जाए ऑयल का या तो वाइंडिंग का तो वो टर्न ऑफ होते हैं। यानी कि ये पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। तो आज हम देखेंगे कि इसका वायरिंग किस तरह से होता है, और उसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे कि मेन AC सप्लाई का जो सोर्स होता है वो किस तरह से सिलेक्ट होता है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर कूलिंग कंट्रोल बॉक्स जो होता है उसका वायरिंग दिया गया है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि दो सोर्स होते हैं AC सप्लाई के। एक मेन सोर्स होता है और एक ऑक्सिलरी सोर्स होता है, और उसमें सबसे पहले MCBs आती है दोनों सोर्स में, और उसके बाद ये यहाँ पे है जो CMS, सर्किट मॉनिटरिंग सिस्टम, एंड CSS, दैट इज सर्किट स्विचिंग सिस्टम। तो ये दोनों जो कॉन्टेक्टर्स है उससे हमारा चेंज ओवर होता है पावर सप्लाई का। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या है कि एक फेज से यहाँ पर कनेक्शन लिया है और दूसरे दो फेज है, इससे यहाँ पे CMS को एनर्जाइज करते हैं। तो उससे क्या होगा कि तीनों फेज का हमें पता चल जाएगा कि तीनों फेज अवेलेबल है। सही है। अभी इसका जो कॉन्टेक्ट है CMS का वो यहाँ पे रखा है कि जैसे ही ये ऑपरेट होगा तो ये कॉन्टेक्ट क्लोज होगा, और यहाँ पर एक टाइम डिले रिले है। तो वो टाइम डिले रिले वो स्विचिंग और जो AC सप्लाई होता है वो दोनों एक साथ ना हो जाए उसके लिए रखा होता है। वो ऑपरेट होने से क्या होगा कि ये कॉन्टेक्ट क्लोज होगा, और उससे क्या होगा कि ये CM जो कॉन्टेक्टर है वो ऑपरेट होगा, और वो ऑपरेट होने की वजह से AC सप्लाई नीचे बस में पहुंच जाएगा। उसी तरह से जब ये सप्लाई अवेलेबल नहीं होगा तो ये सोर्स यहाँ पे पहुंचता है। तो चलिए पूरा देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कूलिंग कंट्रोल बॉक्स है, उसमें जो AC सप्लाई के दो सोर्स दिए गए होते हैं उसका सिलेक्शन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले तो ये MCB हमेशा ऑन रहेगी। तो अगर ये MCB ऑन हो गई है तो क्या है कि यहाँ पर अगर सप्लाई अवेलेबल है, 3 फेज सप्लाई, तो वो पावर यहाँ तक पहुँचा होगा, जिससे क्या होगा कि एक
आर फेज है वो यहाँ तक पहुंच जाएगा और वाई एंड बी फेज है वो जाके इस CMS को ऑपरेट करेंगे। ये CMS जो कॉन्टेक्टर है वो ऑपरेट होगा, उससे क्या होगा कि ये क्लोज हो जाएगा। सही है, देखिए इस तरह से। अभी ये क्लोज हो जाने की वजह से जो आर फेज का पावर यहाँ पे पड़ा हुआ है वो यहाँ तक जाएगा और हमारे टाइम डिले रिले को ऑपरेट करेगा। यहाँ पर देखिए टाइम डिले रिले 2 है जो कि सेकंड सोर्स का टाइम डिले रिले है, यानी कि वो अभी ऑपरेट नहीं है, इसीलिए ये कॉन्टेक्ट NC है। अभी देखिए क्या होता है कि आर फेज का जो सप्लाई है वो टाइम डिले रिले को ऑपरेट करता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल तो डायरेक्ट है ही। तो जैसे ही ये टाइम डिले रिले ऑपरेट होता है तो वो 5 सेकंड का होता है, तो 5 सेकंड की वेट करेगा और 5 सेकंड के बाद ये कॉन्टेक्टर क्लोज हो जाएगा। ये कॉन्टेक्टर क्लोज होने की वजह से यहाँ पर जो हमारा सप्लाई है आर फेज का वो अभी इस CM तक पहुंच जाएगा और यहाँ पे भी न्यूट्रल तो है ही पहले से, जिससे ये CM ऑपरेट होगा और ये कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि हमारा जो 3 फेज सप्लाई है वो कूलिंग कंट्रोल बॉक्स के बस में पहुंच जाएगा और हमारा बस चार्ज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि सोर्स 1 अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, यानी कि सोर्स 1 फेल हुआ, सोर्स 1 फेल हो गया, सोर्स 1 फेल हो गया यानी कि यहाँ पर 3 फेज AC सप्लाई नहीं है। उससे क्या होगा कि सबसे पहले तो ये CMS कॉन्टेक्टर जो है वो डी एनर्जाइज हो जाएगा, उससे ये कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा। सही है, ये कॉन्टेक्ट ओपन हो जाने की वजह से हमारा जो ये TDR रिले है वो भी डी एनर्जाइज हो जाएगा और यहाँ पर TDR रिले डी एनर्जाइज होने की वजह से ये भी ओपन हो जाएगा कॉन्टेक्ट। और सेम यहाँ पर जो TDR रिले है वो डी एनर्जाइज होने की वजह से यहाँ पर जो ये कॉन्टेक्ट है वो क्लोज हो जाएगा और हमारा CM डी एनर्जाइज हो जाएगा और ये कॉन्टेक्ट भी ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 3 फेज सप्लाई नहीं रहेगा बस में। सही है, अब देखते हैं कि चेंज ओवर प्रोसेस किस तरह से होता है, यानी कि सोर्स 2 आपके पास अवेलेबल है तो उस पर किस तरह से हमारी सिस्टम जो कूलिंग सिस्टम है जो जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो सोर्स 1 है वो फेल हो चुका है लेकिन सोर्स 2 अवेलेबल है। सोर्स 2 अवेलेबल है तो ये MCB क्लोज होगी, जिससे 3 फेज सप्लाई यहाँ तक पहुंचा रहेगा और जिससे क्या होगा कि जो हमारा आर फेज है वो यहाँ तक रहेगा और ये CSS जो कॉन्टेक्टर है वो पीक रहेगा। ये पीक रहने की वजह से ये जो CSS का कॉन्टेक्ट है वो क्लोज रहेगा, लेकिन ये TDR है वो जब तक यहाँ पे AC सप्लाई है तब तक ये ओपन रहेगा, लेकिन अभी यहाँ पर हमारा सप्लाई चला गया है यानी कि TDR1 रिले जो है वो डी एनर्जाइज हो चुका है, तो उससे क्या होगा कि ये कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा। जब भी यहाँ पर AC सप्लाई फेल होगा ये कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो आर फेज का सप्लाई है वो TDR2 रिले तक पहुंच जाएगा और न्यूट्रल तो वहां पर है ही, तो वो TDR2 ऑपरेट होगा और वो भी 5 सेकंड का डिले रखेगा तो 5 सेकंड के बाद ये कॉन्टेक्ट ऑपरेट होगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो ये आर फेज का सप्लाई है वो अब CS को ऑपरेट करेगा। यहाँ पर न्यूट्रल अवेलेबल है तो CS जब ऑपरेट होगा तो ये कॉन्टेक्टर क्लोज हो जाएगा और जिससे ये कॉन्टेक्ट क्लोज होने की वजह से हमारा जो सेकंड सोर्स का AC सप्लाई है वो बस तक पहुंच जाएगा और इस तरह से हमारा जो कूलर कंट्रोल का AC बस है 3 फेज का वहां पर सप्लाई पहुंच जाएगा। जब भी अभी क्या होगा कि हमारा ये सोर्स अवेलेबल हो गया
तो क्या होगा कि यहाँ पर सोर्स 2 अगर फेल होता है तो फिर से ये चेंज ओवर सेम तरीके से हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कूलिंग कंट्रोल का एसी सप्लाई का चेंज ओवर सिस्टम इस तरह से काम करता है। आप कोई भी चेंज ओवर सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से हमारा एसी सप्लाई का चेंज ओवर सिस्टम बना सकते हैं, जिसमें ये जो TDR रिले है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। कूलर कंट्रोल बॉक्स में एसी सप्लाई किस तरह से पहुंचता है वो आज हमने देखा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे कि वो जो एसी सप्लाई है वो हमारे फैंस और हमारे जो पंप है वहां तक किस तरह से पहुंचता है। और अगर इस चीज में आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और आप क्या जानना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए, और देखते रहिए इनसाइड टेक्स। थैंक यू।